स्टूडेंट, मैं दीपेश कुमार अग्रवाल आपके अपने चैनल जी स्टडी पूल में आपका स्वागत है। अपने लास्ट लेक्चर में अपने लोगों ने सेल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको एक टेबल बनाई थी और उसके जरिए मैंने आपको कुछ ऊपर ऊपर की बातें समझाई थी। आज अपने लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं, मैंने आपको दो सेल के बारे में बीच बीच में बताया था। जैसे मैंने नाम लिया था यूकेरियोटिक सेल, यूकेरियोटिक कोशिका, और दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया था, प्रोकैरियोटिक कोशिका। आप दोनों को पता होगा कि एक दो तरह की कोशिकाएं होती है जंतु कोशिका के अंदर, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक, ठीक है। अब क्या होता है कि कंपटीशन एग्जाम में एक वर्ड होता है, काफी बार ये पूछा गया है, कंपार्टमेशन। कंपार्टमेशन, ये वर्ड काफी बार पूछते हैं कि कंपार्टमेशन कौन सी कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन में दोनों कोशिकाएं दे देते हैं कि ये बोल देते हैं कि यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, या फिर बोल देते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, या फिर बोल देते हैं दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। तो अपने को सबसे पहले ये समझना है कि ये कंपार्टमेंटेशन होता क्या है, कि मतलब किस चीज को बोलते हैं कंपार्टमेशन। तो अपने लोगों ने देखा कि दो तरह की शेल है, यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। इन दोनों में डिफरेंस होता है, वो मैंने कल आपको एक डिफरेंस बताया था कि इनके जो केंद्रक जो होता है, इनके बाहर की जो झिल्ली होती है, उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो झिल्ली होती है उसमें मतलब दोहरी झिल्ली नहीं पाई जाती केंद्रक के बाहर, लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली पाई जाती है। इसके साथ ही एक डिफरेंस और बताता हूं मैं आपको आज, कि जो प्रोकैरियोटिक जो सेल, यूकेरियोटिक सेल, पहले यूकेरियोटिक सेल की बात करते हैं अपने लोग। जो यूकेरियोटिक जो सेल होती है, मान लो ये यूकेरियोटिक सेल है, इसकी बाहर की मेम्ब्रेन है, फिर मैंने बताया था उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड भरा हुआ होता है। उसको अपने लोगों ने क्या नाम बताया था, साइटोप्लाज्म, या क्या बोला था उसको अपने लोगों ने, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में मैंने आपको बताया था कि अन्य कंपाउंड मिलते हैं, जैसे कि केंद्रक बताया था मैंने, मान लिया ये केंद्रक हो गया, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है उसमें, ये माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर मान लो। फिर गोल्जी काय होता है, फिर इससे जुड़ी हुई वो क्या होती है, अंतःपरिवर्धी जालिका, जिसको क्या बोलते हैं अपने लोग, ईआर बोलते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। और ये मान लो गोल्जी बॉडी है। मैं आपको केवल एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, थोड़ा वैसे डायग्राम एग्जैक्टली ये नहीं होता, लेकिन एक बार सिर्फ समझने के लिए कि कंपार्टमेंशन क्या होता है इसलिए बता रहा हूं। इसमें क्या होता है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के दो, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके चारों तरफ एक झिल्ली मिलती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो कोशिका जो होती है, कोशिका के बाहर एक झिल्ली मिलती है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके बाहर भी एक झिल्ली पाई जाती है। और उसके अलावा गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी के बाहर भी एक झिल्ली पाई जाती है। और ये जो होता है केंद्रक होता है, केंद्रक के बाहर भी झिल्ली पाई जाती है। इसके अलावा अन्य जो भी ऑर्गन होते हैं उनमें कुछ में झिल्लियां पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती। तो इससे क्या होता है, जैसे बाहर, जैसे ये कोशिका, कोशिका के बाहर एक झिल्ली हो गई, और उसके बाद में क्या होगा, अलग अलग ऑर्गन है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, केंद्रक, इन सभी के बाहर भी क्या है, झिल्ली उपस्थित है। तो इन झिल्ली उपस्थित होने के कारण अपने लोगों ने क्या देखे, कंपार्टमेंट का मतलब होता है कि जैसे एक बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें जो फ्लैट सिस्टम होता है कि एक अपने बोला कि सेकंड फ्लोर पे जाएंगे, सेकंड फ्लोर में 4 फ्लैट है, 1 2 3 4, जैसे 201 202 203 204। तो फ्लैट मतलब पहले अपने लोगों ने क्या बोला कि अपने को कौन से फ्लोर पे जाना है, सेकंड फ्लोर पे जाना है। ये अपने लोगों ने माना फर्स्ट फ्लोर है, ये वाला कौन सा फ्लोर बताया अपने लोगों ने, सेकंड फ्लोर है। अब सेकंड फ्लोर पे पहुंचने के बाद अपने लोग देखते हैं कि वहां पे भी कौन से हैं, 4 फ्लैट हैं। जैसे अपने लोगों ने बताया कि 201 यहाँ पे है, 202 यहाँ पे है, 203 यहाँ पे, और ये 204, जैसे 201 202 203 204। तो ये 4 कंपार्टमेंट में बंट गया। एक कंपार्टमेंट क्या हो गया, एक ये वाला हो गया, ये अलग फ्लैट है, ये अलग फ्लैट है, ये अलग, और ये वाला अलग है। चारों फ्लैट क्या हो गए, अलग अलग हो गए। उसी इसलिए इसको बोलते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं अपने लोग, कंपार्टमेंट बोलते हैं। मतलब पार्ट एक है, मतलब फ्लोर एक है, लेकिन उस पर फ्लैट कितने हैं, 4 है, तो इसको बोलते हैं कंपार्टमेंट, मतलब चीजों का बंटा हुआ होना। तो वो जो स्थिति जो होती है वो केवल और केवल किसमें मिलती है, जो यूकेरियोटिक जो सेल होती है
उसके जो ऑर्गन होते हैं उनके बाहर ही सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसलिए बोलते हैं कि जो कंपार्टमेंटेशन जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, यूकेरियोटिक सेल के अंदर। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि कंपार्टमेंटेशन की पोजीशन किस कोशिका में पाई जाती है, तो अपने को आंसर क्या देना है उसमें, यूकेरियोटिक कोशिका, हमेशा ध्यान रखना। और प्रोकैरियोटिक में ये क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो होते हैं ये वैसे प्रेजेंट नहीं होते हैं, इनकी अलग स्ट्रक्चर होती है, अलग रूप में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब अपने लोग आगे बढ़ते हैं। ये आप समझ गए होंगे कि कंपार्टमेंटेशन क्या होता है और कौन सी सेल में पाया जाता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। कल अपने लोगों ने एक टेबल बनाया था और उस टेबल में अपने लोगों मैंने आपको बताया था सेल बाउंड्रीज के बारे में, फिर बताया था मैंने साइटोप्लाज्म के बारे में, फिर उसके बाद में बताया था मैंने न्यूक्लियस के बारे में, फिर इनका सभी का डिवाइडेशन किया था। उसी हिसाब से सबसे पहले अपने लोग चलते हैं सेल बाउंड्रीज के। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था मैंने आपको, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की तरफ सबसे पहले अपने लोग चलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे क्या होता है, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है और क्या किस किस चीज से बनी हुई होती है ये। तो सेल मेम्ब्रेन का सबसे पहले एक स्टेटमेंट है वो हमेशा ध्यान रखना, काफी बार पूछते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम आता है उसमें आपसे नॉर्मली पूछ लेते हैं चीज की सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। तो सेल मेम्ब्रेन में सबसे पहले ये बताते हैं कि जो कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली जो है वो लचीली होती है, पतली होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, चयनात्मक पारगम्यता दर्शाती है। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो लचीली होती है, ठीक है, पतली होती है, ये सभी को याद रहता है। लेकिन अब बात आती है इस पे, चयनात्मक पारगम्यता क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो यही होती है कि चयनात्मक पारगम्यता क्या होता है। चयनात्मक पारगम्यता मतलब है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिविटी परमेबिलिटी। सिलेक्टिविटी परमेबिलिटी। तो इसमें क्या होता है कि जो कोशिका जो होती है, कोशिका के बाहर जो झिल्ली है, अब उसमें भी हर एक अणु को, या कोई भी ऐसा लिक्विड है या तरल है, उसको ऐसा नहीं होता है कि कोई भी लिक्विड वगैरह है वो कोशिका द्रव्य के अंदर चला जाए, मतलब कोशिका झिल्ली से होता हुआ कोशिका द्रव्य में प्रवेश कर जाए। उसमें भी उसका चयनात्मक होता है कि ये इसके अंदर जाना चाहिए और ये वाला इसमें नहीं जाना चाहिए। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है वो कोशिका झिल्ली जो होती है वो ही करवाती है। और हमेशा ध्यान रखना ये चयनात्मक पारगम्यता होता है, इसमें काफी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो वहां पे ये लोग क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं चयनात्मक अपारगम्यता होती है, या बोलते हैं अचयनात्मक पारगम्यता होती है, ऐसे अलग अलग ऑप्शन आते हैं। तो उसमें अपने को ऑप्शन क्या क्लिक करना है कि चयनात्मक पारगम्यता होती है। ठीक है, तो अपना ये हुआ सबसे पहले कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको नॉर्मली बता दिया। अब सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो अलग अलग जीवों में, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किससे बनी हुई होती है इसकी बात करते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई होती है। एक तो होता है फास्फोलिपिड एंड दूसरा कंपोनेंट होता है प्रोटीन। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन पूछे कि सेल मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन होता है वो कौन से कंपोनेंट से होता है, एक होता है फास्फोलिपिड और दूसरा कौन सा होता है, प्रोटीन। ठीक है, अब ये फास्फोलिपिड और प्रोटीन जो होता है हर एक झिल्ली में इनकी जो क्वांटिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। अब जैसे कि अपने लोग, मैं आपको बताता हूं, अब मैं जैसे आपको बताता हूं कि अपने एक एग्जाम्पल के रूप में जो ह्यूमन जो होता है, या मतलब जिसको बोल दो हिंदी में मानव, इसकी आरबीसी, आरबीसी के बारे में जानते हो आप क्या होती है, ये होती है रेड ब्लड कार्पसेल्स, इसको बोलते हैं अपने लाल रक्त कनिकाएं, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर है। उसको इंग्लिश मतलब इसका साइंटिफिक नाम होता है इरिथ्रो
इरिथ्रोसाइट्स। आप आगे बड़े कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाओगे, वहां पे आपको आरबीसी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वहां पे आपको मिलेगा इरिथ्रोसाइट्स, क्योंकि आरबीसी का साइंटिफिक जो नाम है वो है इरिथ्रोसाइट्स। ऐसे ही मैं बताता हूं, एक जैसे डब्ल्यूबीसी हुआ, एक प्लेटलेट्स हुआ, इसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, जो इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, और ये प्लेटलेट्स जो इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ये एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों के लिए, क्योंकि आप जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो वहां पे आपको यही मिलेंगे कि आरबीसी का क्या नाम था, तो उसमें इरिथ्रोसाइट्स में लिखा हुआ मिलेगा, न कि आरबीसी मिलेगा। डब्ल्यूबीसी का में आपको ल्यूकोसाइट्स मिला हुआ मिलेगा, ना कि डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स की जब बात होगी तो वहां पे आपको थ्रोम्बोसाइट्स मिलेगा, ना कि प्लेटलेट्स। ठीक है, अब अपने लोग बात कर रहे थे कि ह्यूमन के अंदर एग्जांपल की बात कर रहे थे अपने लोग कि अलग अलग क्वांटिटी होती है, जैसे फास्फोलिपिड की अलग क्वांटिटी है, प्रोटीन की अलग क्वांटिटी है। ये नहीं होता कि कोई भी सेल मेम्ब्रेन है, जैसे आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन अपने ये मान ले कि इसमें 50% फास्फोलिपिड है और 50% प्रोटीन है, तो ये आंसर हो जाता है गलत अपने लोगों का। तो इसके लिए क्या होता है कि इनमें दो तरह का होता है लेवल। तो अपने लोग बात करते हैं आरबीसी की इरिथ्रोसाइट्स में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो उसमें मैं बताता हूं, प्रोटीन होता है 52%, एंड जो लिपिड जो होता है वो होता है 40%। तो ये काफी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि इनकी क्वांटिटी कितना होता है। तो इसमें क्या होता है, हमेशा चेंज कर देते हैं कि लिपिड जो होता है उसका बोल देते हैं 52, प्रोटीन का बोल देते हैं 40, लेकिन अपने को याद क्या रखना है कि प्रोटीन होता है 52% और लिपिड कितना होता है 40%। तो ये तो अपना हो गया कि अपने ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अब सेल मेम्ब्रेन को आगे समझने के लिए और मतलब लोगों को बताने के लिए साइंटिस्ट ने इस पे खोज करना शुरू किया कि कैसे मतलब इनका बना हुआ होता है, क्या स्ट्रक्चर होती है सेल मेम्ब्रेन की। तो उसके आधार पे इन लोगों ने मॉडल, अलग अलग मॉडल प्रस्तावित किए। जैसे अपने लोग एटम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, तो जैसे अलग अलग रदरफोर्ड आता है, थॉमसन आता है, नील्स बोर आता है, इन लोगों ने अपने अलग अलग मॉडल दिए थे। वैसे ही ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी लोगों ने अपने अलग अलग मॉडल दिए थे। उनमें मैं आप मॉडल के बारे में बताता हूं, उन्होंने 3 मॉडल दिए थे, तीनों मॉडल के बारे में आपको बताता हूं। जो सबसे पहले मॉडल दिया था उसका नाम था सैंडविच मॉडल। सबसे पहला मॉडल था ये, कौन सा, सैंडविच मॉडल। मतलब आप एनसीईआरटी में ना पढ़ोगे आपको इसके बारे में इतना लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये हायर एजुकेशन में जाते हो तब आपको इसके बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। तो मैं आपको इसके ऊपर नॉर्मल नॉर्मल बता देता हूँ क्या होता है सैंडविच मॉडल में। इन्होंने क्या बताया, दो साइंटिस्ट थे इसके, तो उन्होंने ये बताया कि जो दो प्रोटीन की लेयर्स के बीच में, ये किनकी लेयर है, मैंने लेयर शो की है यहाँ पे, ये किनकी लेयर है, प्रोटीन की। प्रोटीन की लेयर के बीच में क्या मिलता है, लिपिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, इस मॉडल में बताया गया था। ठीक है, तो नॉर्मली है इस मॉडल में, और कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, बस इतना बताया गया था कि सैंडविच मॉडल जो जिन वैज्ञानिकों ने दिया था उन्होंने बताया था कि प्रोटीन की द्विस्तरीय संरचना के मध्य है लिपिड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये ही था सिर्फ सैंडविच मॉडल, और इसमें कोई भी एक्सप्लेन नहीं किया गया था। दूसरा मॉडल जो आया था वो आया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो यूनिट वर्ड आया है इसका मतलब क्या है। इन वैज्ञानिकों ने खोज की और इन वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि जो एक कोशिका है, कोशिका के बाहर जो मेम्ब्रेन मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोशिका जो होती है, कोशिका के बाहर मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि कोई कोशिका है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भी क्या होती है, मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। तो इन वैज्ञानिकों ने सर्च किया और ये बताया कि कोशिका के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है वो वाली मेम्ब्रेन, और कोशिकांगों के बाहर, कोशिकांगों मतलब सेल ऑर्गन जो होता है, उनके बाहर उपस्थित जो मेम्ब्रेन होती है वो दोनों मेम्ब्रेन एक ही तरह की होती है, मतलब दोनों की जो स्ट्रक्चर होती है वो सेम होती है, न कि अलग अलग। इसलिए इसको क्या नाम लिया इन लोगों ने, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था वो क्या था, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने बताया कि जैसे ये है,
जैसे ये स्ट्रक्चर मैंने बताया, तो इसमें इन्होंने बताया कि ये जो पार्ट है ये क्या है, फास्फोलिपिड है। इनको इन्होंने नाम क्या दिया, लिपिड। ये इनको फास्फोलिपिड भी बोल सकते हैं अपने लोग। तो इनको इसने नाम क्या बताया कि ये जो लिपिड की जो लेयर है, जैसे अपने लोगों ने सैंडविच मॉडल में पढ़ा था, उन्होंने क्या बताया था कि ये त्रिस्तरीय स्ट्रक्चर होती है। और उन्होंने क्या बताया कि जो दो जो संरचना होती है उनमें बाह्य संरचना दोनों कौन सी बताई थी, प्रोटीन की बताई थी। और इसने क्या बताया कि दोनों जो बाह्य संरचना वो किन की बनी हुई है, लिपिड की बनी हुई है। ठीक है। और फिर इन्होंने एक चीज और बताया कि इनके जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब जैसे इसको इन्होंने बोला कि ये हेड होता है, क्या नाम बोला इसका, हेड। और इसके अलावा इसका जो नीचे का जो पार्ट है इसको इन्होंने बोला टेल। और इन्होंने बताया कि ये जो हेड जो होता है, हेड जो होता है ये पोलर होता है, ठीक है। और टेल जो होता है वो नॉन पोलर होता है। अब मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों ने जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। इनको हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय और इसको बोलते हैं अध्रुवीय। जो ध्रुवीय जो होता है वो जल स्नेही होता है, मतलब पानी के अंदर, पानी मतलब पानी से क्रिया करने वाला, ठीक है। मतलब पानी में इसको डुबाओगे तो पानी से ये क्रिया करेगा, तो इसको बोलते हैं जल स्नेही। ये पोलर, पोलर कोई भी होते हैं वो पोलर कंपाउंड जो भी होंगे वो जल स्नेही होंगे। और जो नॉन पोलर जो कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, जल विरोधी। और इसने, ये मैंने बता दिया आपको, इसने दो पार्ट बताए थे, एक हेड और एक कौन सा बताया था, टेल। ठीक है। फिर उन्होंने बताया था कि ये दोनों पार्ट तो क्या हो गए, लिपिड हो गया, और प्रोटीन इनके बीच में क्या होता है, घूमता रहता है। समझ गए आपकी, प्रोटीन इनके बीच में घूमता रहता है। अब ये जो मॉडल था, ये दोनों मॉडल ही क्या हो गए, अनसेलेक्ट हो गए, क्योंकि ये दोनों मॉडल ये नहीं समझा पाए। जैसे मैंने सबसे पहले आपको कोशिका झिल्ली के बारे में स्टार्ट किया था, मैंने बताया कि कोशिका झिल्ली जो होती है लचीली होती है, पतली होती है और चयनात्मक पारगम्यता होती है। तो वे ये चीज नहीं समझा पाए कि चयनात्मक पारगम्यता कैसे होती है, क्या रीजन है कि वो चयनात्मक पारगम्य है। तो इन दोनों मॉडल को क्या कर दिया गया, एक तरह से रद्द कर दिया गया। उसके बाद में जो सर्व प्रचलित जो मॉडल है, जो अभी भी मॉडल चल रहा है, जो आपने सभी काफी बार नाम भी सुना होगा, वो मॉडल ही मान्य है। जैसे मैं अब आपको उसके बारे में बताऊंगा कि वह कौन सा मॉडल है। आपने काफी बार कंपटीशन एग्जाम में उस मॉडल के बारे में सुना है और काफी बार उसका नाम आता है सीधा। और बच्चे से मतलब कभी तो ये पूछ लेते हैं कि साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, ये क्या है मॉडल, और कैसे इसमें प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है और कैसे लिपिड की स्ट्रक्चर होती है। तो इस मॉडल का जो नाम है, सबसे पहले अपने लोग इसके नाम की तरफ चलते हैं। तो इसका नाम जो होता है वो है फ्लूइड, FLUID, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। पहली बात तो ये सुन लो कि इसका नाम हमेशा ध्यान रखना, क्या नाम है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है। और ये जो मॉडल है ये किसके लिए बनाया गया था, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझने के लिए। समझने के तो अपने लोगों को मोटिव पता चल गया, अपने लोग क्यों पढ़ रहे हैं इस मॉडल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की। ये पूछने वाला आपने से पूछेगा खोज किसने की, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी बार कंपटीशन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि इसकी खोज किसने की। तो हमेशा ध्यान रखना, इसकी खोज निकोलसन तथा सिंगर। काफी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की खोज किसने की, तो उसमें आपको आंसर क्या देना है, निकोलसन एंड सिंगर ने, दोनों ने मिलकर ही इस मॉडल को प्रतिपादित किया था। ठीक है। अब ये लोग इस मॉडल के बारे में बताते हैं कि ये मॉडल क्या है। इन्होंने पूरी ही सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया कि कैसे वो चयनात्मक पारगम्य है और कैसे लचीली है और कैसे उसका काम करता है और किसकी बनी हुई होती है, कैसी उसकी स्ट्रक्चर है, इसके बारे में इन्होंने सब कुछ बताया। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अभी अपने लोगों ने पीछे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में पढ़ा था, सेम वैसा सा मॉडल है, लेकिन उन्होंने जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था वो पूरा समझा नहीं पाए थे।
उसका पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो फ्लूइड मोजेक मॉडल में निकोलसन तथा सिंगर ने किया था। अब मैं आपको वो मॉडल का डायग्राम बना रहा हूं, फिर मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगा। ठीक, अब जैसे इन्होंने बताया कि जो फॉस्फोलिपिड जो है, फॉस्फोलिपिड जो है वो द्विस्तरीय होता है। वो स्ट्रक्चर जैसे कि पहले वाले मॉडल में अपने लोगों ने पढ़ा था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में, ये वैसा सा ही कुछ है। उन्होंने भी यही बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर होती है इसमें द्विस्तरीय स्ट्रक्चर किसकी होती है, फास्फोलिपिड की। ठीक है, और बीच में क्या बताया था उन्होंने, ये नहीं बता पाए थे कि प्रोटीन क्या होता है, कहाँ पे होता है, कैसे इसका यूज होता है, क्या होता है। तो वो जो था वो निकोलसन तथा सिंगर ने अपने मॉडल में बताया, फ्लूइड मोजेक मॉडल में बताया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोटीन जो होता है वो कैसे एडजस्ट होता है इनमें प्रोटीन काफी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि मैं आपको दो प्रोटीन के बारे में बताता हूँ। एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन, जिसको बोलते हैं एक्सट्रेनिक प्रोटीन। क्या बोलते हैं, एक्सट्रेनिक प्रोटीन। और एक होता है इंट्रेनिक प्रोटीन। ठीक है, तो हम दोनों के बारे में पहले आपको बताता हूँ। जैसे एक तो यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, मान लो सपोज दैट ये एक प्रोटीन है, अपने ने सपोज किया। एक प्रोटीन मान लो अपने लोगों ने यहाँ पे माना, ठीक है, और एक प्रोटीन अपनों ने माना ये यहाँ पे। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि ये जो सबसे बाहर का जो प्रोटीन है, सबसे बाहर अपने लोग ये कंपैरिजन करेंगे, ये बाहर वाला हिस्सा है और ये अंदर वाला हिस्सा है, सेल के अंदर वाला हिस्सा है। सेल ऐसे गोलाकार है, इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि जैसे अपने लोगों ने माना ये सेल है। ठीक है, ये इसकी बाह्य ये अपने लोगों ने माना कि कोशिका हो गई है। अब इस कोशिका को अपने लोगों ने डिफाइन किया है, कैसे किया है ये देखो। ये मान लो एक सेल का छोटा सा हिस्सा लिया, यहां से अपने लोगों ने हिस्सा काटा छोटा सा, ये हिस्सा हो गया, ये मान लो यहाँ का हिस्सा है। तो अब ये मानेंगे ये इसका जो पार्ट है, बाहर वाला जो पार्ट है, ये एक्सटर्नल पार्ट है। कौन सा पार्ट हो गया ये, एक्सटर्नल, या क्या बोलते हैं इसको, बाहरी पार्ट है। और ये जो इसका अंदर का जो पार्ट है इसको क्या मान लेंगे अपने लोग, इंटरनल। इसी के आधार पर मैंने इस मॉडल को प्रस्तुत किया है। तो इस मॉडल को आप समझे, एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया, अपने लोग बाहर की बात कर रहे हैं, तो ये जो प्रोटीन जो हो गया है वो इसके बाहर वाले हिस्से पे उपस्थित हो गया। तो इस प्रोटीन को क्या नाम दे दिया इन लोगों ने, एक्सटर्नल, इसका एक्सटर्नल प्रोटीन। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा। अब ये जो प्रोटीन, ये वाला कौन सा वाला प्रोटीन हो गया, ये जो नीचे वाला जो मैंने स्ट्रक्चर बताया यहाँ पे आपको, इंटरनल वाली जो है, यहाँ पे जो प्रोटीन प्रेजेंट है इसको बोलते हैं इंटरनल प्रोटीन। क्या हो गया ये, इंटरनल प्रोटीन। ठीक है, और फिर मैंने एक स्ट्रक्चर और बनाया यहाँ पे प्रोटीन का, ये तीसरी स्ट्रक्चर बनाया, बड़ा प्रोटीन। हमेशा ध्यान रखना एक तीसरा प्रोटीन और होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन। क्या नाम हो गया इसका, ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन। ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन, ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब अपने आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सुसाध्य विसरण के बारे में पढ़ेंगे अपने लोग। तो सुसाध्य विसरण जो होता है मतलब उसमें क्या होता है कि कोशिका झिल्ली जो होती है उसमें जो पदार्थों का आवागमन जो होता है वो कैसे होता है, वो बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर जब कोई पदार्थ आते हैं तो वो क्या होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रोटीन के जरिए क्या होते हैं, अंदर से बाहर आने का, अप डाउन का उनका रास्ता चलता है। जैसे कि कोई प्रोटीन बाहर की तरफ गया या कोई प्रोटीन अंदर की तरफ गया, तो इनको आने या ले जाने के लिए जो प्रोटीन है तो उसको क्या नाम दिया हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन, या इसको बोलते हैं परिवहन प्रोटीन। क्या नाम इसका, परिवहन प्रोटीन। तो मैंने आपको बताया कि तीन तरह के प्रोटीन मैंने आपको बताया, ये वाला कौन सा प्रोटीन हो गया, एक्सटर्नल, ये वाला कौन सा हो गया, इंटरनल हो गया, और उसके बाद में जो बीच में जो प्रोटीन है ये वाला कौन सा प्रोटीन हो गया, अपना ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन। अब बात करते हैं, ये मैंने प्रोटीन के बारे में बता दिया, फिर बात करते हैं अपने लोग इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, ये क्या है। जैसे अपने ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में पढ़ा था वैसे ही मैं बता रहा हूं आपको, ये जो ऊपर का जो पार्ट होता है ये फास्फोलिपिड है। ठीक है, फास्फोलिपिड के जो ऊपर का जो पार्ट है ये वाला कौन सा पार्ट होता है, पोलर, इसको क्या नाम बोलते हैं अपने लोग, हेड, कंफर्म। और ये नीचे का जो टेल है
ये नीचे का जो पार्ट इसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर होता है, पहली बात तो ये। और इसको क्या बोलते हैं अपने लोग, टेल। तो अब समझ गए फॉस्फोलिपिड के दो पार्ट कौन से हो गए, पोलर और नॉन पोलर। पोलर जो होता है वो क्या होता है, जल स्नेही होता है, और नॉन पोलर जो होता है वो जल स्नेही नहीं होता है। तो ये मैंने आपको मॉडल के बारे में बता दिया। अब मैं बताता हूं कि इन्होंने मॉडल को डेफिनेशन में कैसे लिखा। इन लोगों ने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताया वो बता रहा हूं आपको, कि दो फास्फोलिपिड की सतह है, दो फास्फोलिपिड की सतह के मध्य है, एक तो ये वाला मध्य वाला पॉइंट हो गया, और दो फास्फोलिपिड के मध्य क्या होते हैं, जो प्रोटीन जो होते हैं वो यादृच्छिक रूप से गति दर्शाते हैं, यादृच्छिक रूप से मूवमेंट दर्शाते हैं। या गति या मूवमेंट एक ही बात है, मूवमेंट या गति प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि ये फिक्स नहीं है कि यहाँ पे प्रोटीन यहाँ पे ही रहेगा, नहीं, ये प्रोटीन यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। यदि ये प्रोटीन यहाँ पे आ जाएगा तो ये इंटरनल प्रोटीन हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा तो एक्सटर्नल प्रोटीन हो जाएगा, उसमें कोई इसका डिफरेंस नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं भी जा सकते हैं, तो इसको बोलते हैं यादृच्छिक गति होना, मतलब इनकी स्थिति फिक्स नहीं है। ये जरूरी नहीं कि ये यहीं पे रहे, ये यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी जा सकती है, ये यहाँ भी जा सकते हैं। तो आप समझ गए, इन्होंने यही मॉडल दिया कि दो फास्फोलिपिड की सतह के मध्य प्रोटीन जो होता है वो यादृच्छिक गति दर्शाता है। चलो स्टूडेंट, आज अपने लोगों ने मॉडल्स के बारे में पढ़ा। मैंने आपको 3 मॉडल्स के बारे में बताया, सैंडविच मॉडल, यूनियन मेम्ब्रेन मॉडल, और तीसरा मॉडल मैंने बताया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इन चीजों में जो आपको याद रखने वाली चीजें, जो सबसे मेन कौन सा है, जो अभी आज सबसे प्रचलित मॉडल या सर्वमान्यता जो मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और इसकी खोज किसने की, निकोलसन तथा सिंगर ने की। ठीक है, अब मैंने बताया कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर होती है और कहाँ कहाँ पे कैसे होता है, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी कि कैसे सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है, इसके बारे में अपने लोगों ने पढ़ा। अब आगे अपने लोग अब ये पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे कुछ पदार्थ होते हैं वो कैसे आवागमन होता है। जैसे मैंने बताया कि परिवहन प्रोटीन के जरिए होता है, या इन प्रोटीन के जरिए होता है, या जो इंटरनल प्रोटीन होता है इनके जरिए भी होता है आवागमन। तो मैं कल की जो अपनी क्लास होगी, या नेक्स्ट जब भी क्लास होगी, अपना नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये प्रोसेस होता है, पदार्थ कोशिका के अंदर से बाहर कैसे जाते हैं और बाहर से अंदर कैसे आते हैं। तो इसके बारे में अपने लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट, यदि आपको ये क्लासेज, इजी स्टडी पूरी क्लासेज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। और